हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपिन ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम डी यू बी एच यू एच सी यू जे एन यू जामिया सी यू सेट सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर बता देता हूँ। देखो, मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारे मैंने जीओसी का पूरा कवर करा दिया आपको। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, बट आपसे उतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करोगे तो मेरी मेहनत मैटर नहीं करेगी। आपकी भी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो मैं चाहे जितना मेहनत कर लूँ, रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो, एटलीस्ट करो। 30% आपको पता होना चाहिए कि 30% क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज होता है वहाँ से रिपीट होता है 30%। आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा हूँ। और आपको एक और बात बता दूँ कि 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं सेम कंसेप्ट पे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसी में सेम कंसेप्ट पे आए हुए होते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान दो कि जब सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस चीज़ को आप कोशिश करो ना कि सॉल्व करने की। जैसे सपोज मान लो कहीं पे ऐसा लगा है कि सपोज कोई IUPAC है या कोई भी रिएक्शन है जहाँ पे CS3 की जगह वो रिप्लेस कर दे PH से, तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, कंसेप्ट तो नहीं बदल जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके के चीज़ों को ध्यान दो। सॉरी। तो प्लीज़ गलतियां मत करो, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज़ों को ध्यान दो, गलती मत करो। गलती करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो लास्ट टाइम पे हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं करा रहा हूँ, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि अभी किसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, तो इसमें 180 क्वेश्चन है टोटल। मैंने जो एक PPT जो बनाई, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका 180 क्वेश्चन है। मैं 100 क्वेश्चन तक कराऊंगा, उसके बाद क्या है कि 80 क्वेश्चन आपको खुद से करने पड़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ना। एक अप्रोच डेवलप कराना है जो आपको समझने के लिए किस तरीके का क्वेश्चन आके आएगा तो कैसे करना है, वही मेरा मेन मोटो है, वही चीज़ आपको डेवलप करा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप कर लोगे। और फिर मैं ये चाहता हूँ जैसे 80 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है हमारा, 4 व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ आके डिस्कस करो ना। वहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो IT NITs आइजर तक वाले मेरे फ्रेंड्स उस ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि आप डिस्कस करोगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आपकी ही मेहनत पूरा काम आएगी। मैं चाहे जितना कुछ कर लूँ नहीं मैटर करेगा, आपकी मेहनत ही काम आने वाली, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें। किसी को अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। आज का क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन पढ़ो। लिखा है व्हेन मेथाइल ब्रोमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग हाइड्रोक्साइड आयन, मेथनॉल एंड ब्रोमाइड्स आयन आर प्रोड्यूस्ड, what will be the rate of reaction if the concentration of methyl bromide is tripled and that of hydroxide ion is double। देखो, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे दिमाग में एक अप्रोच है। सबसे पहले मैंने क्या किया, रिएक्शन को मैंने लिख लिया। रिएक्शन में क्या था कि CH3Br विद मेथाइल ब्रोमाइड CH3Br का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब बेस के प्रेजेंस में। बन क्या क्या रहा है ये लिख लो, CH3OH बन रहा है, मेथनॉल और ब्रोमाइड आयन। मेरा क्या अप्रोच था इस क्वेश्चन को लेके, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को लिखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा था कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन जाएगी, OH माइनस CH3 पे अटैक करेगा और Br क्या करेगा, लीव कर जाएगा, तभी ये बनेगा। तो यहाँ से मुझे एक बात क्लियर समझ में आ गई थी, ये जो रिएक्शन है ये किसके थ्रू जाएगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। और SN2 में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो एक बात ये तो आपको शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। तो यहाँ सिंपली क्या हुआ होगा, CH3Br है, OH माइनस ने CH3 पे अटैक किया होगा, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड में जनरली SN2 ही जाती है, तो SN2 रिएक्शन हो गई। अब यहाँ आप रेट इसका लिख लो, तो रेट इक्वल टू CH3Br पे डिपेंड करेगा और OH माइनस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि CH3Br 3 टाइम्स है और OH माइनस क्या है, डबल कर दिएगा। तो 3 इंटू 2 करोगे, 3 इंटू 2, तो उसके बाद देखो कि रेट कितना टाइम हो जाएगा, 6 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिएक्शन रेट इज इंक्रीज 6 फोल्ड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से अप्रोच करना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज, देखो यहाँ पे ये थ्राइस होगा, ठीक है, ये गलती है तो इसको थ्राइस कर लेना। बेसिकली ये क्या है, एक क्वाटरनियम अमोनियम सॉल्ट है। याद रखना जब भी क्वाटरनियम अमोनियम सॉल्ट की बेस के प्रेजेंस में हीटिंग होती है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट बेसिकली जो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं जो लेस स्टेबल हो, क्या हो, लेस स्टेबल प्रोडक्ट को बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। और आपको पता होना चाहिए अगर जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो किसके थ्रू बनता है, सैडज़र्फ रूल के अकॉर्डिंग, किसके, सैडज़र्फ रूल के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अब हमारे पास दो पोजीशन है बीटा की, एक बीटा इधर सॉरी एक बीटा इधर हो सकता है, CH3 को बोल सकते हैं, एक इधर। अब किसको बीटा माने यही मेन मैटर करता है। अगर आपने इधर CH3 वाले को बीटा मान के किया तो क्या बनेगा, और CH2 वाले कार्बन को बीटा मान के किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेसिकली आपको यही सोचना है। तो मैंने जैसे पहले क्लियर बोला कि यहाँ पे क्या है कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आप CH3 वाले से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या पूरा निकल जाएगा, CH3 का होल थ्राइस एंड निकल जाएगा। तो ये क्या बन चुका है, 1 ब्यूटीन बन चुका है। अगर इधर CH2 वाले कार्बन से अगर आप निकालोगे तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, ब्यूटूइन। क्या बनेगा, ब्यूटूइन। और हमको पता है ब्यूटूइन जो होता है वो मोर स्टेबल है, 1 ब्यूटीन जो है वो लेस स्टेबल है। आप काउंट कर सकते हो कैसे, आप देख लो किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, किसमें, ब्यूटूइन वाले में, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और हमेशा याद रखना प्रोडक्ट हमेशा लेस स्टेबल, तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 पे आते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग प्रपोज्ड रिएक्शन वुड टेक प्लेस क्विकली अंडर माइल्ड कंडीशन। इस क्वेश्चन पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपका कंसेप्ट और जो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो करना तो आप समझ लो कि आपका जो माइंड है वो अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरा क्या अप्रोच था, इस चीज़ को सुनना। अगर आपका अप्रोच कुछ और है तो उसको भी लगाना। मैं अपने आप को 100% सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर आपका अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो तो मेरा अप्रोच पकड़ने की कोशिश करो कि मैं किस तरीके से समझ रहा हूँ। देखो एक बात कॉमन थी चारों में कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हो रही थी, और कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कैसे, C डबल बॉन्ड O है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे। अब मेरा अप्रोच क्या था यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखोगे आप चारों में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करना पसंद करता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव उसको नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज होगा वो उसकी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। अब मैंने देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। आपको कंपटीशन का एग्जाम यही है, अभी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ ताकि आपका अप्रोच डेवलप हो सके। मैंने ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, आप देख रहे हो CH3 CH2 NH2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या है, कार्बोनिल कार्बन पे दे सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें चाहिए क्या, कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन अगर फास्ट करानी है तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे वाले में देखो एक बात मैंने आपको बताया था, क्लोरीन का हमेशा आपको -I इफेक्ट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन -I इफेक्ट की तरह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ठीक है। सी ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे भी क्या है, सेम एज इट इज। ए ऑप्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, डी वाले ऑप्शन में -I की तरह खींच रहा है। तो अब मुझे ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, मैंने ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे बढ़ रही है, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर हमें बढ़ाना था, तभी न्यूक्लियोफाइल तेजी से अप्रोच करेगा। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी और ऑप्शन डी, बी और डी में क्या हो रहा था, दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, घट रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, सॉरी, ठीक है। तो अब दोनों में किस में ज़्यादा फास्ट होगा ये देखते हैं। अब जब हमने कार्बोनिल को छोड़ दो, हम देखो बेस की तरफ देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरफ देखते हैं, तो एक पे CH3 NH2 है, दूसरे पे CH3SOH। तो बेसिकली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा तेजी से अटैक करेगा, तो रिएक्शन फास्ट जाएगी एज कम्पेयर टू CH3COH, बट ऐसा नहीं है। अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। ये है PHCOCl और दूसरा क्या है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड Cl।
एक बात है, आपको क्या करना है, दोनों की रिएक्शन मान लो एक से CH3NH2 से हो रही है, दूसरा CH3COH से हो रही है। अभी आप क्या करो, जो PHCuCl है इसको क्या करो, ओपन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखना है आपको, ओपन फॉर्म में। देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा PHCuCl पे, C डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कार्बन पे, तो अभी आपको देखना है कार्बोनिल कार्बन पे, दोनों कार्बोनिल कार्बन पे, किस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। तो मैंने क्या किया, पीएच को मैंने ओपन फॉर्म में लिखा। जब आप पीएच को ओपन फॉर्म में लिखोगे तो आप ये देखोगे कि जब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड जब इधर C डबल बॉन्ड O की तरफ माइग्रेट करता है तो डबल बॉन्ड इधर आता है। डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या है कि कार्बोनिल कार्बन पे, जो कार्बोनिल कार्बन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है। रेजोनेंस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते तब हमें पता चला। यहाँ पे क्या दूसरे वाले ऑप्शन में, अगर ये वाले ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे CH3CH2 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये किसके थ्रू कर रहा है, प्लस आई के थ्रू। और ऊपर क्या हो रहा है, जो बेंजीन वाले वो रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आ रहे हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और यहाँ वाले ऑप्शन में तो केवल प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ही चीज़ हो रही है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ही चीज़ हो रही है। तो आप समझ रहे हो ना कि प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं इंक्रीज कर पाएगा जितना क्या कर रहा है बेंजीन, ड्यू टू रेजोनेंस करा रहा है। तो अब आप समझ रहे हो कि देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूरा खेल है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब सबसे कम कहाँ पे है, CH3CH2COCl वाले में, तो वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा तेज़ी से होगा एज कम्पेयर टू। मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप ध्यान देना कि CH3NH2 मैं मानता हूँ एक जो तेज़ी से अटैक करेगा CH3COH के कंपैरिजन में, लेकिन आपको क्या करना है, पहले आप देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको HCU-DU में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको अप्रोच डेवलप करना है। अगर आपका कुछ डिफरेंट अप्रोच है तो वो भी शायद सही हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि मेरा अप्रोच कुछ अलग है, अगर मैं कुछ नहीं सही आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आओ व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, हम डिस्कस करेंगे ना, क्या दिक्कत है। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट है, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, फिर कंक्लूजन देखते हैं। तो इतनी बात समझ में, फिर से बोल रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल तेजी से अप्रोच करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, रिएक्शन का जो रेट होगा उतना तेजी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको कर लें। तो यहाँ पे क्या है कि एथाइल बेंजीन का क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है। HNU लिखा है तो बोले तो ब्रोमिनेशन कराना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। अगर CH3 पे रेडिकल बनता है तो कौन सा रेडिकल बनेगा, ये प्राइमरी रेडिकल बनेगा। कैसा रेडिकल बनेगा, प्राइमरी रेडिकल बनेगा। CH2 पे अगर रेडिकल जनरेट होता है तो ये बेंजाइलिक, साथ ही साथ ये कैसा होगा, सेकेंडरी रेडिकल होगा। बेंजाइलिक के साथ सेकेंडरी रेडिकल, और बेंजीन में तो जनरली नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बेंजाइलिक रेडिकल जो होता है विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। तो आप सोच रहे हो, आप समझ गए। तो यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेंजीन CH2CH3। अब देखो यहाँ पे क्या ब्रोमिनेशन जब आप कराओगे तो CH2 पे जो रेडिकल जनरेट होगा वो मोर स्टेबल होगा, Br रेडिकल वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो बेंजीन CH_Br CH3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी और करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। गलतियां यहाँ पे क्या होती है, देखो, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन डेरिवेटिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अननोन। तो बेंजीन का हम कोई सा भी डेरिवेटिव बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे बेंजीन का डेरिवेटिव पूछा है, बेंजीन नहीं, तो बेंजीन, इसको बेंजीन का बेसिकली यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन इन्होंने दे रखा है कि बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव है। और क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आर है, तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप हम लगाएंगे जो क्या कर रहा होगा, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। अगर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हम कोई ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो क्या कर रहा होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, कुछ और भी ग्रुप लगा सकते हो। सपोज आपने लगा लिया, सपोज अगर आप NO2 लगाते हो तो नहीं, NO2 क्या हो जाएगा, वो क्या है, एक तरीके का आप देख सकते हो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से
नहीं आ पाएगा। तो NO2 हम नहीं लगाएंगे। हम मान लो सपोज हमने CH3 है या ऐसा कोई G ग्रुप लगा लो जिससे हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अननोन। बेसिकली यहाँ पे किस तरीके का जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो मतलब ऐड जनरली नहीं होता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मुझे आपको पता होनी चाहिए, जब भी कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगता है, मेटा पे कभी नहीं लगता। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करो। तो ऑप्शन एलिमिनेट में सी और डी सही बात है, लेकिन हमें इसमें क्या बता रहा है, अननोन की बात पूछ रही है। अननोन मतलब जिसमें आप देखा ही नहीं गया है। तो सी और डी तो कट गया, अब बचा ए और बी। ए और बी में क्या है कि एक में लिखा एक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, डी एक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आने से क्या बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जा रही है, ये बात बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के जा रही है, उठ के जाने से इलेक्ट्रोफाइल पे थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो रहा है। तो डीएक्टिवेट हो रहा है लेकिन हमें एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पे अननोन पूछा था तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फिट इन द क्राइटेरिया ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन बेसिकली आपको पता होनी चाहिए E2 रिएक्शन क्या है। एक चीज तो आपको पता है कि बेसिकली E2 जो होती है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पूछ रही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है। कैसे? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं सी ऑप्शन पे अभी देखता हूँ। तो इसमें पूछ रहा है शो अ लार्ज ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट। तो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दिखाता हूँ। सपोज एक है CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl। अगर मैं इसकी रिएक्शन बेस से करा रहा हूँ, ठीक है, तो बेस क्या करेगा, H प्लस को प्रोटॉन का इस वाले, इसको मैं हाइड्रोजन को यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या यहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह क्या कर सकते हैं, ड्यूटेरियम लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन की बात करें तो डू नॉट अंडर गो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ऐसा तो नहीं है। हम हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप चेंज करके डी भी लगा सकते हैं ड्यूटेरियम। तो हमारा डी ऑप्शन भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोई भी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है यहाँ पे कोई भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है। जैसे ही नेगेटिव कार्बन आयन बनता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, डायरेक्टली अटैक करता है, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। और यही पूछा डज नॉट फिट इन द क्राइटेरिया ऑफ E2 रिएक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में है? किसी को डाउट होगा तो, कुछ भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। But2 reacts with chloroform in the presence of potassium tert butoxide to give। देखो But2 पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर आपको But का स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज अगर जिसको IUPAC नहीं आती वो IUPAC देख ले, मैंने पूरा पढ़ाया है। But की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म किससे करानी? टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड बोले तो CH3 का होल थ्राइस CO-K+। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि बेस ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस करेगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस ये जो O- है ये क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म के पास जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है? एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये नेगेटिव चार्ज ये जो बेस है इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा, C-Cl ये बन गया। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और क्या निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। क्लोरीन निकलने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, CCl2 बन रहा है। कार्बिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं। Cl छोड़ो, इसको जाने दो, उसको हम ही नहीं, इससे नहीं मतलब। CCl2 बेसिकली बन रहा है। यही हमारा क्या है, यही हमारा एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं कार्बिन। हमें पता है कि हमारा जो एल्कीन है वो कैसा है, नेचर में न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अब हमें जनरेट हो चुका है, तो इसकी रिएक्शन CCl2 से कराएंगे। सीधा पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस पे माइग्रेट करता है और हमें क्या बनाता है, देखो CH3 बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा CH3। अब पाई बॉन्ड ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो दोनों कार्बन के बीच में ये कार्बन जुड़ जाएगा C। इससे क्या जुड़ा है, क्लोरीन। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। सपोज ये 3 कार्बन की चेन है, 3 को हम क्या कर ले, साइक्लोप्रोपेन बना ले। ये कार्बन, ये जो Cl वाला कार्बन है CCl2, इसको 1 दे लो, इधर वाला 1, तो यहाँ से CCl लगा। इधर क्या देखो, इन दोनों कार्बन पे मिथाइल लगा है तो मिथाइल लगा दो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट
स्टूडेंट अब क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखोगे साइक्लोप्रोपेन इस टाइप का चीजें लिखा था, तो इस तरीके के देखोगे आप तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो, 2 पे क्या लगा है मिथाइल और 3 पे लगा है मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे तक आते हैं, ये स्पेसीज इनको लगता है ये तो साइक्लोप्रोपेन जैसा कुछ है ही नहीं, बट अब देखो ना तो 3 कार्बन का यहाँ एक बन रहा है ना, तो ये साइक्लोप्रोपेन ही है, तो इस वजह से इसका क्या नाम हो जा रहा है, साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर आप यहाँ तक इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप सोचो इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का कंसेप्ट आपने कहीं और पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान से देखो क्लोरोफॉर्म बेस कहीं तो पढ़ा होगा, आप याद करो, एक मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो, दिमाग लगाओ, आपने कहीं तो पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, राइमर टीमन एक रिएक्शन थी जिसमें ये क्लोरोफॉर्म बेस की तरह रिएक्शन होती है, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे फिर याद है फिनॉल के साथ ये रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस तरीके से जब आप अप्रोच डेवलप करोगे कि जब चीज़ों को कनेक्टिविटी सीखोगे, कनेक्ट करना सीखोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। वहाँ क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो बेंजीन फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते तो पैरा पोजीशन पे CHO जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलडाइड। वहीं क्लोरोफॉर्म की जगह अगर CCl4 लेते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, जो कि COH क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होता है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा क्यों याद हो रहा है, मुझे अपने आप ये इस तरीके क्वेश्चन मैंने देखा तो क्यों स्ट्राइक किया, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेली रिवीजन करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये कनेक्टिविटी डेवलप होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करो, मैक्सिमम करने की कोशिश करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्वाटर्नियम अमोनियम सॉल्ट है। क्वाटर्नियम अमोनियम सॉल्ट जब भी दिख जाए बेस की प्रेजेंस में उसकी हीटिंग हो, तो याद रखना वहाँ पे कैसा प्रोडक्ट आपको बनाना है, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा 2 कार्बन, एक इधर को भी मान सकते हैं जिधर से स्त्री है और इधर वाले को भी मान सकते हैं। अब बीटा आपको उस कार्बन को मानना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, इधर अगर देखो मैं प्रोडक्ट बना के दोनों साइड से दिखाता हूँ। सपोज अगर ये CH3 वाला हाइड्रोजन है, इधर से अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो क्या बनेगा, मैं इधर बनाता हूँ, दोनों आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये N+ हो गया, यहाँ से CH3 और इधर से क्या जुड़ा है, यहाँ पे CH3। यहाँ से जो हाइड्रोजन है जब ये यहाँ पे ऐसे निकलेगा तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, NCH3 इधर लिबरेट हो जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 जुड़ा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ इतना हुआ, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ये हमारा सपोज मान लो ए तरफ से था, तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा, A बन गया। अगर आप इस साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से ये N इससे जोड़ दो, CH3 भी जुड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि अब आपको देखना है, अगर आप इस साइड से निकालोगे, हाइड्रोजन निकालोगे लेफ्ट साइड से, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ये, और यहाँ से CH3 जुड़ा रहेगा और यहाँ से CH3। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको हमेशा कैसा बनाना होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना होता है, लेस स्टेबल। यहाँ पे देखो ये वाली एल्कीन जो बन रही है, ए वाले यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है और बी वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कौन लेस स्टेबल है, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। जनरली स्टूडेंट अगर जिनको ये आइडिया नहीं होता है प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन वाले को टिक करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेजर जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ही जनरली बनता है। बट यहाँ पे क्वाटर्नियम अमोनियम के केस में हमेशा याद रखना, लेस स्टेबल प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर बनता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्रोपोर्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ concentrated aqueous alkali gives benzoate and benzylic alcohol, the reaction involves a। सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये क्वेश्चन, ये कौन सी नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बेंजल्डिहाइड, उसके साथ क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस एल्कली, जिसको हम कह सकते हैं एक बेस, मतलब बेस कह सकते हैं। सपोज मैंने OH माइनस ही ले लिया, किसको ले लिया, OH माइनस। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बेंजोनोइड आयन, बोले तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O माइनस, और उसके साथ बेंजिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, बेंजीन पे CH2OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अभी आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आपने शायद पढ़ा होगा एल्डोल कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन वो देती है जिसके जो एल्डिहाइड के बगल वाली कार्बन जो प्रेजेंट होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होता तो वो कैनिजारो देती है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ये कैनिजारो रिएक्शन है। एल्डोल कहाँ होती है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहाँ पे एल्डोल जाती है, तो यहाँ पे कैनिजारो जाएगी। मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ एक बार।
सपोज ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब क्या होगा यहाँ पे कि बेस जो है ओ एच माइनस, ये कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, बेंजीन। फिर क्या हो जाएगा, सी ओ माइनस, यहाँ पे ओ एच जुड़ जाएगा, यहाँ इधर साइड ओ एच जुड़ गया, इधर एच। फिर क्या होता है कि ये O माइनस वापस से अटैक करता है और यहाँ पे हाइड्राइड माइनस निकलता है। याद रखना इस बात को हमेशा कि यहाँ पे H माइनस के फॉर्म पे ही निकलता है। ये फिर क्या होता है, दूसरे कार्बोनिल एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड पे ये H माइनस अटैक करता है और ये क्या बनेगा, O नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, इधर क्या बन जाएगा। अगर इसको आप प्रोडक्ट बनाओ तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना तो देखो किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट होगा। सबसे पहले हाइड्राइड पहला ऑप्शन क्या था, प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम वाटर, तो ये तो गलत है। वाटर से अभी तक कोई प्रोटॉन ट्रांसफर तो ऐसा हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। हाइड्राइड ट्रांसफर फ्रॉम वाटर, H माइनस के वाटर से निकलता है, ये भी कट। फिर क्या है कि प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम एल्डिहाइड, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम एल्डिहाइड, प्रोटॉन से तो क्या निकल रहा है, हाइड्राइड निकल रहा है, ना कि H माइनस, ना कि H प्लस निकल रहा है। ये H माइनस के फॉर्म में निकलता है और यहाँ पे अटैक करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लेना। उसके बाद ये H माइनस निकलता है, ये H माइनस दूसरे बेंजल्डिहाइड में अटैक करता है, फिर यहाँ पे O नेगेटिव जाता है, ये O नेगेटिव फिर क्या करता है, वाटर से H प्लस लेके ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, among the following statement about the nitration of aromatic the false one is, क्या है यहाँ पे among the following statement about the nitration of aromatic the false one is, बेसिकली 4 ऑप्शन में आपको नाइट्रेशन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो एक स्टेटमेंट सही है क्योंकि NO2 प्लस एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, ठीक है। ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो ट्रू है, तो ए ऑप्शन हमारा कट गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ हेक्साड्यूट्रोबेंजीन। तो मैं आपको बता दूं, जब ये प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें आपको तब याद होंगी, तब समझ में आएगा जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करे रहोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा ये याद हो जाएगा। इसको जब प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो अगर ड्यूटेरियम भी लगा देते हैं हाइड्रोजन की जगह तो रेट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। अब सी ऑप्शन देखो, तो द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी मच फास्टर देन दैट ऑफ हेक्साड्यूट्रोबेंजीन। सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन पे NO2 प्लस का रिएक्शन हो रहा है, और दूसरा मान लो एक बेंजीन में और बनाता हूँ जिसमें क्या करता हूँ मैं, ड्यूटेरियम लगाता हूँ, सारे जितने भी कार्बन है वहां से मैं क्या जोड़ रहा हूँ, ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी मच फास्टर देन दैट, तो मतलब कि यहाँ कह रहा है बेंजीन के साथ जब NO2 प्लस की रिएक्शन हो रही थी वो बहुत तेजी से जा रही थी एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। तो ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट। अगर डी ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन आप देख सकते हो क्या, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन। देखो डी ऑप्शन भी एक सही स्टेटमेंट है, क्यों, यहाँ पे क्या है कि टॉलिन क्या है, इलेक्ट्रोफिल CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो जो रेट होगा टॉलिन में, बेंजीन के ऊपर CH3 को टॉलिन बोलते हैं, तो जो रेट होगा वो फास्ट होगा किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के केस में, क्योंकि CH3 के लगने की वजह से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रही थी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको गलत, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपको फोकस किस पे करना था, द फॉल्स वन इज, यहाँ से आपको फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा था। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बिल्कुल जल्दीबाजी मत कर देना। इस तरीके के जो BHU ये सब DU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे बेसिकली गलतियाँ इतना आपको इतना उलझा देगा ना क्वेश्चन में कि आपसे गलतियाँ हो जाएंगी। यहाँ के जो पेपर्स बनते जो क्वेश्चन होते, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ बनते हैं, बाकी सब नॉर्मल होते हैं, बट वो आपको ऐसा क्वेश्चन पैटर्न बना के दे देंगे ना, आपसे गलतियाँ वो करवा लेंगे, और उसी चीज़ को आपको रोकना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ लोग यहाँ पे इसको ट्रू समझ के सीधे पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, टिक करके चले आएंगे। तो यहाँ पे ये गलतियाँ होती, आप इस चीज़ को ध्यान रखो। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगा किसी को। अभी मतलब कि इसमें 180 क्वेश्चन है टोटल, बाकी आप खुद से करना, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कराने का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उन स्टूडेंट को मैं कहूँगा जिनको लग रहा हो कि वाकई में मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर उनको मेरा डेडिकेशन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट की अभी कमी है, मतलब मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो चीज़ें उतनी नहीं सफिशिएंट है, उतना मैं फाइनेंशियली नहीं स्ट्रॉन्ग हूँ कि चीज़ों को इतना खरीद सकूँ। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, कुछ जब स्टूडेंट कहते हैं सर आपके थोड़ा सा आवाज़ को आप अपने इम्प्रूव करिए, मैंने माइक तो खरीदा बट अब क्या करूँ, काफ़ी दिक्कत है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप सपोर्ट करोगे हमारे चैनल को तो हम ग्रो करेंगे, और अगर हम ग्रो करेंगे तो मैं इम्प्रूव करूँगा अपनी क्वालिटी। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। बहुत से यूट्यूब में चैनल आप देख रहे हो, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ये BHU DU HCU जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है, खरीदना पड़ता है इसके लिए। लेकिन मेरा मोटो ये है ही नहीं, मैं चाहता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। मैं इसीलिए मतलब मुझे कोई पैसे की उम्मीद, पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ो। इसी वजह से मेरा ये मेन मोटो। तो ध्यान दो, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करोगे तो हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। बेसिकली पूरा मेरा टाइम क्वालिटी इंप्रूव कर। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द